श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कोट चक्र का निर्माण कैसे किया जाता है और कोट चक्र के आधार पर ग्रहों के गोचर से किस प्रकार से शुभ या अशुभ घटना का निर्धारण देखा जा सकता है। कोट चक्र एक प्राचीन पद्धति है। नरपति जयचर्या में इसका विस्तार से वर्णन किया गया। अनेकों ज्योतिषकारों ने, लेखकों ने अपनी पुस्तकों में इसका उल्लेख किया। प्राचीन काल में इसका प्रयोग युद्ध करने के लिए एक राजा के द्वारा दूसरे राजा पर प्रयोग किया जाता था कि किस समय में राजा को सफलता मिलेगी या किस समय में राजा पराजित हो सकता है, ऐसा विचार करके युद्ध आदि में इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान में शोधकारों ने इस पर आगे कार्य किया और इसका उपयोग मृत्यु संबंधी, मरण संबंधी, दुर्घटना संबंधी, विवाद में पराजय और जय संबंधी, रोग संबंधी अनेकों विचारों पर इसका उपयोग किया और उसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। दो प्रतिद्वंदियों के बीच में चुनाव हो, प्रतियोगिता हो, खेल प्रतियोगिता हो, उसमें सफलता और असफलता किसे मिलने वाली है, उसके संदर्भ में इसका अच्छे से उपयोग किया जाता है। तो आजकल के वर्तमान युग में अष्टम भाव से जो संबंधित कारकत्व होते हैं, दुर्घटना का होता है, मृत्यु का होता है, चोट चपेट का होता है, पराजय का होता है, बंधन का होता है, अपमान का होता है, रोजगार की हानि का होता है, मान सम्मान की हानि का होता है, उन सब का विचार ग्रहों की गोचर के आधार पर और तात्कालिक दशा अंतर्दशा को भी विचार करते हुए बड़ी आसानी से इसका उपयोग करके शुभाशुभ समय का ज्ञान किया जा सकता है। तो पहले विचार करते हैं कि कोट चक्र का निर्माण कैसे किया जाता है। तो कोट चक्र के निर्माण करने में बहुत बड़ी गणना की आवश्यकता नहीं होती। केवल 4 वर्ग ऊपर नीचे बना लिए जाते हैं। पहले एक छोटा वर्ग, उसके ऊपर दूसरा वर्ग, फिर तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग आपके सामने चित्र में दिए हुए हैं। जो सबसे अंदर का वर्ग है उसको स्तंभ कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है, सुरक्षा का कवच है एक तरह से। इसके बाद जो दूसरा वर्ग है उसको मध्य कहते हैं, दुर्गांतर भी कहते हैं। तीसरा वर्ग है जो लाल रंग में दिखाई देता है, इसको प्राकार या बाउंड्री वॉल कहते हैं। और जो अंतिम और सबसे बाहर का जो वर्ग है उसको बाह्य भाग कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 भागों में 4 वर्गों के द्वारा इसका निर्माण कर लिया जाता है। इसमें बाईं तरफ ऊपर के कोने पर उत्तर पूर्व दिशा होती है, ऊपर पूर्व दिशा होती है और दाहिनी तरफ दक्षिण पूर्व दिशा होती है ऊपर कोने पर, और दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा होती है। इस प्रकार से इसमें दिशाओं का क्रम लिखा हुआ है, आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब इसमें जब हम विचार करते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण है, बाईं तरफ का ऊपर का कॉर्नर है, वहाँ पर अपने जन्म नक्षत्र को रखते हैं और उससे आगे बढ़ते हुए अंदर की तरफ आते हैं स्तंभ तक। स्तंभ से फिर पूर्व दिशा की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह पूर्व दिशा से फिर साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में आते हैं। तो फिर इस तरह अंदर आते हुए ग्रह। तो इसमें एक क्रम बनता है कि जो कॉर्नर के कोण हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण या वायव्य कोण, यहाँ से नक्षत्रों का क्रम अंदर की तरफ जाता है। इसको प्रवेश मार्ग कहते हैं। ये कॉर्नर वाले चारों मार्ग प्रवेश मार्ग हैं। जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जो एक तरह से धन का यानी प्लस का चिन्ह बनाते हैं, ये निकास मार्ग हैं। यहाँ से नक्षत्रों के द्वारा ग्रह
बाहर की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से जब आप अपने जन्म नक्षत्र से इसका निर्माण कर लेते हैं या किसी भी जातक के जन्म नक्षत्र को उत्तर पूर्व में इसका निर्माण कर लेते हैं, तो चौथा, 11वां, 18वां और 25वां नक्षत्र स्तंभ भाग के अंदर आ जाते हैं। मध्य भाग में तीसरा, 5वां, 10वां, 12वां, 17वां, 19वां और 26वां नक्षत्र आते हैं। प्राकार यानी बाउंड्री वाल जो लाल रंग में है, इसमें दूसरा, 6वां, 9वां, 13वां, 16वां, 20वां, 23वां और 27वां नक्षत्र आते हैं। और जो बाह्य भाग है, इसमें जन्म नक्षत्र स्वयं होता है, 7वां, 8वां, 14वां, 15वां, 21वां, 22वां और 28वां नक्षत्र आता है। क्योंकि इसमें 28 नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 27 नक्षत्रों के साथ साथ अभिजित नक्षत्र का भी उपयोग किया जाता है। इस तरह से इसमें नक्षत्रों को रख देते हैं और गोचर काल में इसका विशेष उपयोग होता है। जिस नक्षत्र में कोई भी ग्रह चल रहा हो उसको वहीं पर स्थापित कर देते हैं और तब उनके आधार पर विचार करते हैं कि जातक के लिए वह समय कैसा रहने वाला है। इसमें भी 2 ग्रहों का बहुत महत्व होता है। जो चंद्र राशि का स्वामी है वह कोट स्वामी होता है, कोटेश होता है, यानी दुर्ग का स्वामी होता है। उसका अंदर रहना, स्तंभ में रहना एक सुरक्षा का कारण माना जाता है, क्योंकि वह वहां पर सुरक्षित होता है। और जो कोटपाल होता है, यानी जो गार्ड होता है, जो रक्षक होता है, उसका बाह्य भाग में होना सर्वोत्तम माना गया है। तो जो चंद्र राशि का स्वामी है वह कोट स्वामी होता है और नक्षत्र के आधार पर कोटपाल का निर्धारण किया जाता है। इसको आगे विस्तार से बताएंगे कभी उदाहरण के साथ जब किसी जन्म पत्रिका पर विचार करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और पाप ग्रह हैं उनका विचार करते हैं। तो नैसर्गिक पाप ग्रह यदि स्तंभ भाग में होंगे, अंदर होंगे, तो वह स्वास्थ्य के लिए, कार्य बाधा के लिए कारक बन जाते हैं। रोग दे सकते हैं, दुर्घटना दे सकते हैं, मृत्यु दे सकते हैं। तो शुभ ग्रहों का स्तंभ में होना अच्छा माना गया है और पाप ग्रहों का बाह्य भाग में होना अच्छा माना गया है। शुभ ग्रहों का बाह्य भाग में होना और पाप ग्रहों का स्तंभ में होना या मध्य भाग में होना अशुभ माना गया है। जातक को रोग दे सकता है, कष्ट दे सकता है, बंधन दे सकता है, मरण दे सकता है, पराजय दे सकता है, अपमान दे सकता है, अपयश दे सकता है, कार्यों की बाधा दे सकता है, व्यवसाय की हानि दे सकता है, नौकरी को छुड़वा सकता है या किसी मिथ्या अपराध में फंसा सकता है। जो नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, दूसरा चरण में देखते हैं कि मध्य में शुभ ग्रह हों और बाह्य भाग में पाप ग्रहों का होना अच्छा होता है, और मध्य भाग में पाप ग्रहों का होना और बाह्य भाग में शुभ ग्रहों का होना अच्छा नहीं होता है, अशुभ होता है। कोट स्वामी और कोटपाल का बताया जा चुका है कि कोट स्वामी का स्तंभ में होना और कोटपाल का बाह्य में होना उत्तम माना गया है। यदि कोटपाल स्तंभ में हो और कोट स्वामी बाह्य हो, बाह्य भाग में हो, तो यह रक्षा नहीं कर पाता है, जातक के ऊपर अनिष्ट प्रभाव की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा जो प्रवेश मार्ग हैं, प्रवेश मार्ग में नैसर्गिक शुभ ग्रह आ रहे हों और पाप ग्रह निकास मार्ग पर हों तो स्थिति अच्छी मानी गई है। यदि पाप ग्रह प्रवेश मार्ग में आ रहे हों और शुभ ग्रह निकास मार्ग पर जा रहे हों तो यह स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। इसमें एक बात का और विचार रखेंगे कि राहु और केतु क्योंकि वक्री होते हैं और अन्य ग्रह जो भी वक्री होते हैं उनकी स्थिति विपरीत मानी जाती है। यदि वह निकास मार्ग पर हैं और वक्री हो जाते हैं तो उनको प्रवेश मार्ग में माना जाएगा। यदि वह प्रवेश मार्ग में वक्री ग्रह है तो उसको बाह्य मार्ग में यानी निकास मार्ग में माना जाएगा। तो इस तरह से प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग के आधार पर, मध्य भाग में और बाहर भाग में होने के आधार पर, शुभ ग्रहों और पाप ग्रहों के आधार से और कोटपाल और कोट स्वामी की स्थिति के आधार पर किसी भी दशा अंतरदशा में किसी जातक पर गोचरीय प्रभाव को देखा जा सकता है।
यदि दो प्रतिद्वंदियों में हम विचार करेंगे तो उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि किसका कोट स्वामी कहाँ बैठा है, कोटपाल कहाँ है गोचर में, जिस समय उनका परिणाम आने वाला होता है या जिस समय उनका प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता होने वाली होती है। तो इस तरह से प्रतिद्वंदी के रूप में विवाद में विजय के लिए, अपने कार्य में बाधा के लिए या सुरक्षा के लिए, रोग से पीड़ित होने का या किसी दुर्घटना आदि में होने के ऐसे शुभ और अशुभ जो संकेत हैं उनको कोट चक्र के द्वारा गोचर में सरलता से देखा जा सकता है। आगामी किसी कक्षा में उदाहरण के साथ इसका प्रयोग करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से यह अपना प्रभाव सटीक रूप से दिखा पाता है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।